म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी बच्चों, कहाँ तक पहुंच गए थे? ओके, फाइबर्स वगैरह सब कंप्लीट है। चलिए, अब आज अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, वैसे तो एनसीईआरटी ने कुछ ज्यादा एग्जांपल दिए नहीं टाइप्स में, बट क्योंकि फिजियोलॉजी में तो कब जगह जगह पर अपन को मालूम है कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम है, तो उस रिगार्डिंग अपने को थोड़े थोड़े से एग्जांपल वो याद करते हुए चलने हैं। तो आप लोग जो है एक लैंडस्केप पेज ले लो सीधा सीधा, और उसमें टोटल 5 डिवीजन इक्वली कर लो आप, 5 डिवीजन कर लीजिएगा। उसी से अपना सारा एक टेबल बन जाएगा और सारे पॉइंट्स अपने को याद हो जाएंगे। ओके, इक्वल कर लेना आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। अब इसमें भी स्केल की कहाँ जरूरत आ रही है? आइडिया अब तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। 5-5 लाइन का गैप बना लो, और क्या है। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी हम टाइप की बात करेंगे। टाइप का एक जनरल व्यू मैंने आपको दिया था, और वो जनरल व्यू है नंबर 1, लूज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। और उसमें 2 पार्टीशन अपन यहां करेंगे, और दूसरा जो पार्ट है वो होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। इसमें भी 2 पार्टीशन होंगे, बाद में कुछ अदर मॉडिफिकेशन से उनको लास्ट वाले कॉलम में ले लेंगे अपन। ठीक है बेटा, तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू को। और देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू में एक फ्लेक्सिबल नेचर इसके नाम से ही नजर आ रहा है। उसका मतलब साफ है कि हम मोर अमाउंट में तो होगा मैट्रिक्स, परफेक्ट, और लेस नंबर में होंगे फाइबर्स। ये सीधी सी बात है, जो कंपैरिजन से अपने आप याद हो जाएगी, नाम से याद हो जाएगी। तो मोर मैट्रिक्स विद लेस फाइबर। डेंस का मतलब उल्टा है, यानी कि यहां पर मोर नंबर में तो होंगे क्या, फाइबर्स, और लेस अमाउंट में उल्टा हो जाएगा मामला, और वो हो जाएगा बेटा क्या, मैट्रिक्स। तो यहां पर आपको जस्ट कंपैरिजन में ही याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि वो लूज क्यों कहलाता है और ये डेंस क्यों है। परफेक्ट। अब उसके बाद अपन देखें बेटा, तो जो, हाँ बेटा, हाँ इसमें एडिपोज आएगा ना, इसलिए मैंने टाइप्स छोड़ दिए बीच में। अभी पहले अपन एक कंपैरिजन से चले तो बहुत अच्छे से याद भी हो जाता हाथों हाथ, दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम यदि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो बच्चों इसमें पहला जो टाइप है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके 2 अदर नेम हैं, स्पॉन्जी और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जी टिश्यू एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दैट मीन्स आप बॉडी में जहां भी जाओगे, आपने कहा था कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कहा था ना। तो अपने को पता है ये 5 टाइप देखने हैं, तो इन 5 में से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू सब जगह मिलेगा, ये वाला मिलेगा। इसलिए प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो मिलता है, उस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। परफेक्ट। अब आप देखो, जो एरियोलर है इसमें नाम आया एरियोल, और एरियोल का मीनिंग होता गैप, यानी बीच में छोटे छोटे स्पेसेस हैं जहां मैट्रिक्स भरा होगा, तो गैप बिटवीन कोलेजन फाइबर्स। पिछला जो अपन ने डायग्राम बनाया था ना बेटा सेल्स के लिए, वो इसी एरियोलर का तो है। तो आप चाहें तो उस डायग्राम पर बैक जाके लिख लीजिएगा, सेक्शन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। वो आइडियल डायग्राम है और वो एरियोलर का ही डायग्राम है।
जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 103 पर दिया हुआ है। तो आप उस पिछले डायग्राम को जाके लिख दो, सेक्शन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जैसे आपसे इसी डायग्राम से क्वेश्चन बना दे, दिस डायग्राम इज रेफर फॉर, तो आपको एरियोलर आंसर देना है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। तो एरियोल का मीनिंग हुआ द गैप बिटवीन कोलेजन फाइबर, और फिर आप देखिएगा ये जो टिश्यू है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि मोस्ट अबंडेंट है, एंड ऑल्सो इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बातें वही है, आप तो ओवरऑल सोचोगे तो इसी पे अप्लाई करनी है आपको। सो एरियोल का मीनिंग समझ में आया, और अबंडेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी याद है। अब आपको मालूम है एक आइडियल टिश्यू कह रहे हैं अपन इसको, तो अपन को मालूम है सेल्स और फाइबर भी वही होंगे जो अपन ने वहां मैक्सिमम चूज किए थे। पहली 4 सेल यूज की थी, उसमें से पहली 3 सेल को आपको यहाँ मैक्सिमम देखने को, फाइबर 2 ही होते, कोलाजन और इलास्टिक। तो यहां अपन देखें बेटा, तो ये जो टिश्यू अपन देख रहे हैं इसमें आपको जो सेल्स मिलेंगे वो सेल्स होंगे फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और मैक्रोफेज। अब आप यहां पर जैसे एडिपोज लोगे ना वैसे टिश्यू बदल जाएगा। अब कहां पहुंच जाओगे आप, सेकंड सेक्शन में एडिपोज टिश्यू में। तो ये सेल कॉमनली मिलेंगी, मैक्सिमम मिलेंगी, बाकी चौथी सेल आते ही तो आपका टिश्यू बदलने वाला है, क्योंकि एडिपोज जहां डिपॉजिट होता है वो तो अलग ही जगह है। तो फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, दीज आर मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा ये सबसे ज्यादा होंगी। और फाइबर्स की बात की जाए तो फाइबर्स में कोलेजन होगा प्लस यहां पर इलास्टिक फाइबर होगा। तो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर जो है वो यहां देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक रिवर्स में जरूर याद रखना कि यहां पर रेटिकुलर फाइबर एब्सेंट होंगे। और जैसे ही आप ये लिखोगे ना वैसे डायग्राम पे डाउट आ जाएगा आपको, क्योंकि अपने डायग्राम में एक रेटिकुलर भी बनाया था, याद करो आप। बट क्योंकि वो नंबर ऑफ रेटिकुलर बहुत मिनिमाइज है कंपेयर टू द कोलाजन एंड इलास्टिक, इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल मान के 0 कर देते हैं और क्या कहते हैं, एब्सेंट है। समझ में आ गया? तो ये बात थ्योरेटिकल तो याद रखनी है, बट डायग्रामेटिक आप इसको एब्सेंट नहीं कर सकते, वरना फिर आइडियल टिश्यू का डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो कोलेजन एंड इलास्टिक बोथ फाइबर्स आर एब्सेंट, सॉरी प्रेजेंट इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर। सीधी बात है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स के। तो पहला एग्जांपल है, अच्छा पहले एनसीईआरटी खत्म कर दें अपन, ताकि एनसीईआरटी की बात पूरे होते हैं दिक्कत खत्म। एनसीईआरटी क्या कहती है, दिस इज सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। 103 पर लिखा हुआ है, स्टार लगाया मैंने, ये एपिथेलियम का सपोर्टिव फ्रेमवर्क है। आप समझ गए होंगे जब अपन ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था तो नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू बनाया था जहां से आपको न्यूट्रिशन लेना था वो कौन सा था, एरियोलर था। और फिर बच्चों इसने सीधा सीधा एग्जांपल दिया है, दिस इज फाउंड बिलो बिनेथ स्किन। ये एग्जांपल देके उसने इतिश्री कर ली, उसने कह दिया कि स्किन के नीचे होता है, बात खत्म। लेकिन अब जब यहां से अपन बात शुरू करते हैं ना तो फिर हमें डेफिनेटली जाना पड़ता है कि वास्तव में यदि पूछ लिया जाए इंटरनल जाके कि कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो फाउंड बिलो स्किन ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, अच्छा एक चीज और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, टेंडन लिगामेंट के साथ। टेंडन कनेक्ट्स बोन टू मसल, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, और मैंने लिखा था एरियोलर इंटेगुमेंट टू मसल, इंटेगुमेंट टू मसल। उसी बात का हम यहां आगे लेंगे। तो आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 वो है टेला सबक्यूटेनिया। अब एक बात को सुनो, ये जो अंदर अपन देख रहे हैं ना ये तो सेकेंडरी है, आपको तो स्किन याद रखना है। एग्जाम्पल पूछे तो स्किन के नीचे है, और अंदर जाके पूछेगा तो वो सीधा सीधा आपसे नाम पूछेगा कि बताओ भैया कौन सा एग्जाम्पल है। तो पहले ही आप तो है ना एग्जाम्पल का एक सीक्वेंस याद रख लो, टेला सबक्यूटेनिया आएगा, फिर सब म्यूकोसा आएगा, फिर एंडोमाइसियम आएगा, और फिर पेरीमाइसियम आएगा।
बात समझ में आया? तो आप तो TSEP याद कर लेना बस सीधा। एरियोलर का मीनिंग क्या याद रखोगे? TSEP। कंफर्म है? तो उससे आपको सीधा एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज्यादा अंदर एलोबरेट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भाई क्या है, देखो यहां तक तो एनसीईआरटी अलाउ कर रही है, स्किन तक तो। इसके आगे मॉड्यूल चल रहा है, बट हम कह रहे हैं कि मॉड्यूल को भी शॉर्ट में कैसे याद करें, इंट याद करके ये खत्म हो गया मामला। अपन आगे लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इतना डिटेल नहीं आती है। हम तो केवल समझ रहे हैं कि यार ये है क्या। तो इसलिए आप यहां से केवल अंडरस्टैंडिंग की बात रखना, सीधा यहां जाके इसको आप ओके कर सकते हो। कंफर्म? देखो बेटा, टेला सबक्यूटेनिया का दूसरा नाम है पेनिक्यूलस कार्नोसस। यस, एडिपोसस नहीं, वहां चल जाओगे नहीं एडिपोसस में, पक्का? अब आप समझना, देखो छोटी सी बात समझाता हूं, बाद में लिखना। ये तो मान लीजिए सपोज हमारी स्किन है, ठीक है? अब स्किन को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये तो है एपिडर्मिस और ये है डर्मिस। परफेक्ट। और एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे यहां पर ये आपको मिलेगा एडिपोज टिश्यू। ये आप देखिएगा यहां पर, ये एडिपोज है। इसे हम नाम देंगे यहां पर पेनिक्यूलस एडिपोसस। एक एग्जांपल यहीं पूरा हो जाएगा। ये हमारा एडिपोज टिश्यू का एक वेरिएंट है जो अपन यहां देख रहे हैं। और फिर इसी को चलकर एक और नाम दे देते हैं, हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोडर्म। अब देखो यही बच्चे गलती कर जाते हैं, मतलब समझ नहीं पाते हैं कि पेनिकुलस एडिपोसस बोल रहे हो, एडिपोज टिश्यू बोल रहे हो, ये क्या आ गया। तो ये स्किन में काउंट होता है और नहीं भी होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। जैसे मैं आपसे कहूं कि स्किन का मेन पार्ट कौन सा है, तो ये स्किन हो गई आपकी, ये स्किन हो गई, ठीक है? और यहां पर मान लीजिए इस जगह पर ये मसल रखी हुई है, दिस वन इज द मसल। तो अब मसल को मैं इंटेगुमेंट से जोड़ रहा हूं, तो ये बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है? लेकिन आएगा, क्या कर सकते हो आप, ठीक है? बट इसकी थिकनेस कम ज्यादा हो सकती है, तो बहुत कम होती है ना, तो फिर हम स्किन इसी को मानते हैं। और जब इसका रेंज थोड़ा ज्यादा होगा तो फिर हम इसको भी स्किन के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो यहां से यहां जब अपन जोड़ेंगे, वो जोड़ने वाली जो स्किन स्ट्रक्चर है वो क्या है? टेला सबक्यूटेनिया। यानी कि ये जो आप यहां देख रहे हैं, दिस वन इज एरियोलर। कौन सा पार्ट है? एरियोल। अब समझो, मैंने कहा एरियोलर कनेक्ट्स इंटेगुमेंट टू द मसल। तो इंटेगुमेंट क्या है? आपकी स्किन है। मैंने कहा कि स्किन में तीनों पार्ट कंसिडर हो सकते हैं, तो डेफिनेटली यस, क्योंकि ये थिकनेस बढ़ाएगी तो ये काउंट हो जाएगा। पतला होगा तो हम इन दोनों को मान लेते हैं और कनेक्शन यहां शो कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो इससे ये एडिपोसस और कार्नोसस, ये दोनों को समझना आसान हो जाता है। समझ में आई? बना लीजिए छोटा सा डायग्राम, लिख लो, बना लो आप नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं अब आगे। दोनों हो गए ना? तो बिलो द स्किन में मेन स्किन कौन है? एपिडर्मिस और डर्मिस। इसलिए उसने दोनों में ही लिख दिया। अभी आप एडिपोस पढ़ोगे, उसमें भी लिखा बिलो स्किन, इसमें भी लिखा बिलो स्किन, तो अब अपने को समझना है कि बिलो स्किन है कहां, इसलिए डायग्राम जरूरी है। कि आपको थोड़ा सा बस थोड़ा बेटा ध्यान रखना है ना, क्योंकि क्या एग्जाम्पल दिया है उसने, तो हम उसका सम्मान तो करेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे कि भैया है कैसे बिलो स्किन वाली पोजीशन। तो अब आप देख लो, दोनों ही बिलो स्किन आ रहे हैं, है ना? ये ध्यान रखिएगा। क्या बेटा? हाँ एरियोलर, ये जो है ना, ये एरियोलर तो है। और एरियोलर कौन है? पहले सब कुछ में आप किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हो? एरियोलर का। तो मैंने इसलिए लिखा कि ये टेला सबक्यूटेनिया है, दैट मींस इट इज एरियोलर। और इसके ऊपर जो है वो एडिपोस है, दैट मींस पेनिकुलस एडिपोसिस या हाइपोडर्मिस या फिर एडिपोस टिश्यू, तीनों नाम ले सकते हो आप यहां पर। बना दिया? बड़े, फिर देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एज फॉर सब म्यूकोसा। ये नाम तो सुना होगा। परफेक्ट।
और सब म्यूकोसा के लिए दो एग्जाम्पल याद कर लेना, ट्रैकिया और इंटेस्टाइन। तो ये दो ही मेजर पार्ट है, बाकी तो आप कितने लगा दो साइड में, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन, सब म्यूकोसा तो कहां से शुरू हो जाता है? ड्यूडिनम से होता है ना बेटा। अपन हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव की डायग्राम भी बनाते हैं। और आपको याद होगा जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में किस लेयर में होते हैं? सब म्यूकोसा में। नर्व फाइबर होते हैं किस लेयर में होते हैं? सब म्यूकोसा में। ब्रूनर्स ग्लैंड किस में है? सब म्यूकोसा में। समझ रहे हो ना बात? ये याद रखने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एंड द डक्ट ऑफ ब्रूनर ग्लैंड ओपन एट द मार्जिन ऑफ म्यूकोसा। समझ गए ना आप? बस वही बातें जो आप वहां देखते हो ना, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं धीरे धीरे यहां पर। तो फाइबर्स जो है, नर्व फाइबर और जो हमारी ग्लैंड्स हैं, वो सब कहां पर सिचुएटेड होंगी? या सब म्यूकोसा। पेयर्स पैचेस कहां होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में? इंटेस्टाइन में कहां, किस लेयर में? क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन। याद है कि नहीं है? याद रख रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि चीजें निकल निकल के आएंगी, आप जैसे आगे बढ़ोगे अपने आप निकलेगा, यानी मार्जिन पर ही मान सकते हैं हम लोग एक तरीके से। ठीक है, वो आगे सब अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल एंड फोर्थ एग्जाम्पल फ्रॉम द मसल, एंडोमाइसियम और एक है बेटा पेरीमाइसियम। ठीक है, एंडोमाइसियम इज द एरियोलर अराउंड सिंगल मसल फाइबर। सिंगल मसल फाइबर ध्यान रखना है। और पेरीमाइसियम है अराउंड बंडल, ओनली वन बंडल, बंडल ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, देखो समझो इस बात को, यहां गलती होती है बच्चों से। एक वर्ड छूट रहा है अभी जो यहां नहीं लिख सकते, वो यहां जाएगा व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में। ये एक फाइबर है मसल का, तो इसके चारों तरफ एंडोमाइसियम। फिर ये तीन फाइबर आ गए, इन सबके पास अपना अपना एंडोमाइसियम है, लेकिन अब मेरा हाथ इसके चारों तरफ आ गया, दैट इज पेरीमाइसियम। फिर इसके बाद ये दूसरा बंडल है। अब आपको यहां पर मेरे दोनों हाथों को कवर करना है, तो फिर आएगा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू शीथ। क्या आएगा? एपीमाइसियम। अब बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है, एंडो, पेरी और एपी। एंडो तो फिर भी पकड़ लेगा वो कि एंडो मतलब अंदर, पेरी एपी गलती करता है। तो याद रखना, दो ई के बीच में एक पी, दो ई अल्फाबेट के बीच में एक पी अल्फाबेट, इससे पकड़ में आएगा आपके। और ये मसल में मैं आपको डायग्राम में बनाऊंगा, तब अपनी काम चल जाएगा आराम से। ठीक है, अब एक कंडीशन सोचो कि एक मसल फाइबर के चारों तरफ एरियोलर, वाई, ऐसा क्यों रिक्वायर्ड है? और एक बंडल के चारों तरफ मसल फाइबर, वाई, क्यों रिक्वायर्ड है? ठीक है, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए कि लूज है, तो मसल फाइबर और नर्व फाइबर आराम से पहुंच सकते हैं, इसलिए तो ये क्या हो गया, चारों तरफ एरियोलर। और लास्ट में बंडल्स के चारों तरफ आपको चाहिए क्या? व्हाइट फाइब्रस, क्योंकि अब आपको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और प्रोटेक्शन में आप लूज कनेक्टिव टिश्यू लगा नहीं सकते कभी भी। ये तो केवल पेनिट्रेट करने के लिए जरूरी होता है कि मसल्स, सॉरी, अपनी ब्लड वेसल्स पहुंच जाएं और अपनी नर्व कैपिलरीज वहां तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो इसलिए इनकी अलग अलग डेफिनेशन होती चली गई। ओके, इसी तरीके से जब आप नर्वस सिस्टम में जाते हो तो एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और एपिन्यूरियम वर्ड यूज होते हैं, सेम सीक्वेंस। एक नर्व फाइबर, बंडल, बंडल तो एक्सोन का होता है आप जानते ही हो, तो एक्सोन के बंडल के चारों तरफ। ठीक है, और उसी बंडल के चारों तरफ फिर होती है आपकी कौन? श्वान सेल। याद आया कि नहीं आया? तो श्वान सेल वहां क्या करेगी? माइलिन शीथ बना देगी। ठीक है, तो ये सब चीजें नर्व फाइबर पे भी काउंट कर सकते हैं। बट सुनना, जब बात आती है एंडोन्यूरियम की, तो ये तो फुली एप्लीकेबल है सभी फाइबर्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट और व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू पॉसिबल नहीं होता। आप सोचो ना कि एपिन्यूरियम कैसे पॉसिबल है तो नर्वस टिश्यू, और आप उसमें ले जा रहे हो कनेक्टिव टिश्यू, कैसे पॉसिबल होगा? तो वहां पर आपको बाकी की दो कवरिंग को हमेशा हटा के चलना है, बस एक कवरिंग को आप ले सकते हो, एंडोन्यूरियम, द एरियोलर अराउंड द सिंगल नर्व फाइबर। समझ में आ गया? अब ये बात सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लागू नहीं होती है कि आप कहीं ब्रेन में सिंगल न्यूरॉन के चारों तरफ जाके एरियोलर बना दो। बना सकते हो क्या? कि यहां ब्रेन के अंदर कनेक्टिव मिल जाएगा? नहीं, वो तो जो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व निकल के टिश्यूज में जाती हैं, उसके चारों तरफ अपन जब देखते हैं तो वो न्यूरियम देखने को मिल सकता है। समझ में आया आपको?
और ये खत्म होने वाला चैप्टर, तो नर्वस सिस्टम वाला मॉड्यूल लाना है आपको, क्योंकि अब आएगा मजा पढ़ने का और समझने का। समझ में आया? क्योंकि वहां आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, बाकी तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। तो ये है बेटा सारे एग्जाम्पल TSEP, जिनको हमने नाम दे दिया किसके लिए, एरियोलर के लिए। सेकंड पॉइंट पर अपन यहां आते हैं और बात करते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। मालूम ही है इसकी सारी कहानी, मैं बता चुका हूं। फैट स्टोरिंग टिश्यू है, आपको मालूम ही है, जिंदगी भर की कमाई यही है। ओके, एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू की अपन बात करें तो एनसीईआरटी ने तो यही लिख के खत्म कर दिया, बिलो स्किन। ठीक है, बस ये बात कह के उसने काम पूरा कर दिया। फैट स्टोरिंग टिश्यू बिलो स्किन, टाइप नहीं बताया, कोई मोनोलोक्यूलर नहीं बताया, कोई मल्टी नहीं बताया। आप लोगों की तो लाइफ इतनी बढ़िया सेट है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। समझे आप? सही टाइम पर जन्म लिया है और सही टाइम पर एग्जाम में एंटर होने जा रहे हो आप। ठीक है, जब कोई स्टेट पीएमटीज नहीं है, स्टेट पीएमटी तो चलो छोड़ो, जब इंडिया में सारे एग्जाम एक कर दिए गए हैं, ये आपका सौभाग्य है। भगवान का शुक्र मनाया करो आप कि वाह क्या टाइमिंग है। समझ में आया कि नहीं आया? यस, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपको। क्योंकि बेटा आप कोविड से पहले जब एम्स, BHU, FMC, जिपमेर हुआ करते तो उस टाइम पर आप जाके देखिए आप। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, भागादौड़ी खत्म कर दी बच्चों की और पेरेंट्स की, वरना वो एक एग्जाम इधर दे रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर दे रहा है। काउंसलिंग के टाइम तो जो माथापच्ची होती थी ना, कि वो मैं भी एक बार इस बात को फेस कर चुका था, इसलिए मुझे भी लगा कि भाई साहब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरा जो बड़े ब्रदर हैं, उनका बेटा, उसने जिपमेर से MBBS कंप्लीट किया है, राइट। और 2014-15 में आपके 11th-12th का स्टूडेंट था एलन में, और पूरी फिजियोलॉजी मुझसे पढ़ी है उसने। ठीक है, और कंडीशन ये थी कि मैंने, शायद ये बात बताई नहीं है आपको, है ना, ये बहुत इंस्पायरिंग है अपने आप में। उसने उस समय, कि मान के चलो कि वो कोई एवरेज स्टूडेंट से भी के आसपास ही था, ऐसा मान लो आप। और मेरे ब्रदर के पास बहुत पैसा है, लपक के। अब पैसे का क्या करोगे? दुकान खुलवाओगे, बिजनेस कराओगे, यही बात हुई ना। उसके दिमाग में एक सनक थी कि बाप के पैसे पे ऐश नहीं करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो उसने कहा कि, उसने डायलॉग बोला मेरे सामने, तो मैंने कहा तू क्या करेगा नालायक, तेरी 86% है 10th में, फ्रॉम द राजस्थान बोर्ड इंग्लिश मीडियम, CBSE में भी नहीं है, तू तू क्या करेगा? बोल मैं आपके साथ कोटा चलूंगा। मैंने कहा देख ले, पक्का सोच ले, जान दे देगा घबरा के जिस दिन मेरी क्लास में बैठ गया तो। बोल नहीं, मैं मेडिकल की तैयारी करूंगा। और वो 11th क्लास में आ गए बच्चों। मैंने उसे अपने घर पे नहीं रखा, क्योंकि मुझे लगा कि यार इसमें कुछ तो दिख रहा है, मतलब ये खुद डिसाइड कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ तो है। और मैंने, जहां मैं रहता हूं उसके पीछे वाली गली में उसको एक रूम दिलाया, मैस का खाना लगाया, और घर की एंट्री बंद कर दी। मैंने क्लियर कह दिया, तू घर आएगा तो देख, टीवी देखेगा या बच्चों के साथ खेलेगा, मना कर नहीं सकते क्योंकि घर का मेंबर है। ठीक है ना, थप्पड़ भी पड़ जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं पीछे एक रूम लेके रह लूंगा, या कोई दिक्कत नहीं। और लिटरली उसने हमेशा एंथुज के एडवांस बैच में, यानी कि उस समय जो टॉपर बैच होता था, उसके अंदर उसने टॉप 30 में अपनी रैंक बनाए रखी। निखिल बाजी, आपने नाम सुना होगा, वो टॉपर था उस टाइम पर, उसका नाम निखिल है, मेरे भतीजे का नाम। तो आप देखिए कि उसने पूरे साल भर जो लपक के मेहनत की ना बच्चों, कि मैं भी उसका मतलब दीवाना हो गया एक। मैंने कहा यार वास्तव में इसमें जो लगन लगी है ना, वो शानदार वाली लगन लगी है। अब उसकी 212 रैंक आई, किसके अंदर? AIPMT के अंदर 212 रैंक थी उसकी। ठीक है, अब उस समय क्या था, जिपमेर था। जिपमेर जब उसने दिया तो उस समय 108 सीट है जिपमेर में, और उसी के पास एक 60-70 किलोमीटर दूर या शायद 150 किलोमीटर दूर कराईकल एक और उसका कैंपस है, उसमें भी लगभग 50-60 सीट थी उस टाइम पर। तो उसका पहली काउंसलिंग में वहां बुलावा आया, तो इधर से आप देखो कि उसकी AIPMT की काउंसलिंग शुरू हो गई। अब उस समय क्या डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते थे, सारे आपकी मार्कशीट वगैरह सब। तो सबसे पहले मार्कशीट जमा हुई और उसका नंबर आया SMS, जयपुर में आ गया था उसका, तो जयपुर मिल गया उसको। वहां जमा कराए तो पता लगा एम्स का रिजल्ट आ गया, तो उसको जोधपुर एम्स मिल गया। वहां से मैं गया, जाके वो ले दे के वो डॉक्यूमेंट्स निकाले, एफिडेविट देकर उसको जोधपुर जमा कराए, तो पता लगा जिपमेर का आ गया। और जिपमेर जो है वो न्यूरो साइंस के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, कार्डियो और न्यूरो के लिए।
और वहां की जो कॉपीज चेक होती है एमबीबीएस की, वो सब एम्स आती है सीधी, मतलब वहां चेक नहीं होती लोकल लेवल पर। इसलिए बहुत टफ एग्जाम में से एक है। तो आज एग्जाम पास करना बड़ा भारी होता है, वहां का फर्स्ट ईयर टॉप पास करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो वहां जमा करा दिए जोधपुर। अब इतने में जिपमेर का आ गया। अब कहाँ जाओ, करो क्या, डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत आ रही थी कि यार करें तो क्या करें। ठीक है, तो वहां से पेपर निकाले और बाय फ्लाइट चेन्नई होते हुए मैं पहुंचा कहां पर, जिपमेर पौंडीचेरी। वहां जमा कराने वाले थे कि भाई सब एक रैंक से चूक गए उस फर्स्ट काउंसलिंग में, नंबर ही नहीं आया। मैंने कहा ले बेटा, जयपुर भी गया, जोधपुर भी गया, अब क्या होगा। भाई सब वापस आ गए और दिमाग खराब बहुत तगड़ा वाला। आप सोचिए कि क्या सिचुएशन होती होगी इस बच्चे की जो सब जगह सेलेक्ट है और फिर भी कहीं नहीं सिलेक्ट है। फिर उसके बाद सेकंड काउंसलिंग आई तो फर्स्ट नंबर उसी का था, फट से उसको जिपमेर मिल गया। तो उस समय तो वास्तव में पेरेंट्स के लिए इतना ज्यादा टिपिकल जॉब होता था कि खतरनाक वाली बात हो जाती थी कि यार अब इधर से लूं, इधर लूं, इधर लूं, इधर लूं, क्या करूं। अब सब एग्जाम एक कर दिया। और एम्स के लिए तैयारी, आप जैसे बैच शानदार तैयारी करता था और लेवल भी बड़ा जोरदार चलता था टॉपिक्स का, क्योंकि वहां लेवल अलग ही आता था। तो इसलिए आपने बहुत अच्छे टाइम पर एंट्री मारी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बेटा मेहनत जम के करना, है ना, क्योंकि आपकी परेशानियां परेशानियां है ही नहीं। सिर्फ इतना सा है कि पेरेंट्स पूछते हैं और आपको जवाब देना पड़ता है, बस एक ही परेशानी है आपके पास और उसमें आपको दिक्कत है नहीं। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसमें कम से कम 15 एग्जाम्पल थे पहले इस अकेले टिश्यू में, सब हटा दिए, मतलब ही नहीं है। और यहां भी मैं कह रहा हूं ये याद करना। समझ में आ गया, इसी से आंसर निकलेंगे। बिलो स्किन पे ध्यान रखना। अब बारी आती है इसके दो टाइप की। नंबर 1, व्हाइट एडिपोज टिश्यू। व्हाइट एडिपोज टिश्यू की बात कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है। या आप इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एज ए फॉर्म ऑफ व्हाइट फैट, याद आया कुछ, पढ़ चुके हैं अपन। तो एग्जांपल लेने डायरेक्ट, बस इतना सा लिख दो कि सेल्स जो होंगी वो यहां पर मोनोलोक्यूलर एडिपोसाइट्स होंगी। इतना जरूर डाल देना हिंट, ताकि पिछले से कनेक्ट हो जाएगा। और फिर आते हैं बेटा एग्जाम्पल्स पर। तो आपको मालूम ही है इससे एनर्जी तो कुछ मिलनी नहीं है, तो कोई दूसरे काम आएगी फैट, पक्का। तो पहला एग्जाम्पल है ब्लबर ऑफ व्हेल। व्हेल और सील, सील भी आप ले सकते हैं बट व्हेल का नाम ज्यादा आता है, बेलेनोप्टेरा। ब्लबर ऑफ व्हेल जो है, इसका स्किन जो है वो 1 मीटर थिक होता है। वाह क्या स्किन है, 1 मीटर थिक। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि व्हेल कहां रहती है, अरे पानी में रहती है, तो मुझे भी पता है डीप सी में रहती है, जहां पर पानी बहुत ठंडा है। अब वहां सर्वाइवल भी हो रहा है, तो कुछ तो राज की बात होगी बॉडी में। तो बाहर और अंदर के टेम्परेचर में डिफरेंस कौन दे रहा है, ब्लबर। यानी यहां ध्यान रखना है, दिस इज फॉर द थर्मो रेगुलेशन। यस बच्चों, और आपकी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन को नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। पक्का, एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ध्यान रखना। हाइपोथैलेमस, उसके फंक्शंस को आपने नाम दिया था बेताब, याद आया आपको, ये मेरी बनाई हुई टेक्निक है, बेताब, समझे आप, राइट। और इन चीजों को ऐसे याद रखा करो कि जैसे कि हनुमान चालीसा याद है। और कोई नहीं पूछना कि थर्मो रेगुलेशन होता कैसे, कोई नहीं पूछना कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल कैसे होता है, समझे आप। कोई नहीं पूछना कि एंडोक्राइन कंट्रोल क्या है, पता है वैसे तो अपन पढ़ते ही। कौन कहता है बिहेवियर कंट्रोल, फूड बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल। सेक्सुअल बिहेवियर जरूर आपने पढ़ लिया वहां पे, फूड बिहेवियर कोई नहीं पूछना, हंगर सेंटर और रस सेंटर। ग्लूकोस्टेट रिसेप्टर कोई नहीं पूछना, ऑस्मो रिसेप्टर्स पूछ लेते हैं कभी कभार, वो सब बातें बाद में करेंगे अपन। तो ब्लबर ऑफ द व्हेल इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आता है द हम्प ऑफ कैमल। और इस हम्प की बात तो आपको याद होगी, इसमें जो व्हाइट फैट है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन के थ्रू वाटर कंडीशन जनरेट होती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, इसलिए तो आप कहते हो ऊंट जो है वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, ठीक है, इस कन्वर्जन की वजह से। ऑस्ट्रेलियन कैमल में दो दो कुबड़ होते हैं, है ना, 2 हम्प होते हैं ऑस्ट्रेलियन कैमल के अंदर, उसमें तो आराम से बीच में बैठ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। इंडिया वाला जो है ना, उस पर बैठने में बड़ी दिक्कत आती है,
वो एक तो खड़ा होता है ना, आपको बैठा लेगा पीठ पे, उस समय ऐसा लगता है कि अभी पीछे गिराएगा, और जब बैठते हैं नीचे, वो नीचे बैठता है तो ऐसा लगता है कि आगे गिराएगा ही। सही बात है ना? कभी बैठे हो ऊंट पर, कैमल सफारी की है आपने? कभी जाइए बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर को, समझ में आया कि नहीं? कौन कौन नहीं गया आज तक? अरे भैया जाना जरूर है एक बार। यस, पधारो हमारे राजस्थान मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और बड़ा मजा आता है वहां पर। आप ऊंट पे बैठ के सुबह सुबह सनराइज देखने जाइए तो मजा आएगा आपको। समझ में आया? घूमना जरूर, जिंदगी में पढ़ते मत रह जाना। समझ में आया? एक बार सिलेक्शन हो जाए, आप भी ये सोच रहे होंगे, फिर उसके बाद दुनिया नहीं नाप दूं तो। और होना भी चाहिए बेटा, इसमें क्या है, पढ़ाई तो जिंदगी भर चलेगी, इससे ज्यादा चलेगी, लेकिन मस्त रहना है जिंदगी में, राइट? चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैरिनो शीप और उसकी टेल, मैरिनो शीप टेल। मैरिनो शीप वो है जो पहाड़ों पे रहती है, और इसकी जो टेल है ना वो भी मोटी होती है, क्योंकि वहां भी फैट रहता है, और सेम कंडीशन यहां की जैसे एप्लीकेबल होती है, राइट? उसमें भी पानी की कमी है पहाड़ों पर, तो डेफिनेटली पानी की पूर्ति कौन करेगा? टेल का फैट, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाले को ज्यादा याद रखना, सेकंड को, थर्ड को छोड़ सकते हो। नंबर 4 पर आते हैं, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो फाउंड इन बोन मैरो कैविटी। यू नो अबाउट दैट? तो बोन मैरो कैविटी में आपको येलो बोन, सॉरी, येलो बोन मैरो मिलेगा, वाईबीएम, वाईबीएम। ठीक है, और एक होगा आरबीएम, रेड बोन मैरो। एपिफाइसिस में होता है, एपिफाइसिस में होता है ना। और जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है ना हमारी, तो वैसे वैसे रेड बोन मैरो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है वाईबीएम के अंदर। और ऐसा माना जाता है कि लगभग रेड बोन मैरो को वाईबीएम में कन्वर्ट होने में लगभग 4 से 5 साल का समय लगता है। भाई बोन इलोंगेट होगी ना, तो बीच वाला पार्ट बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो उसमें कौन है? येलो बोन मैरो। तो जब पहले छोटा था, तो फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो यहाँ जो रेड बोन मैरो थी वो किस में बदली? येलो में। तो 4 to 5 years का अप्रोक्स टाइम लगता है उसके अंदर। फोर्थ वाला जरूर याद रखना, ठीक है? और फिर उसके बाद हम देखें बच्चों, यहां तो आप चाहें तो लिखें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो फैट अराउंड आईबॉल एंड किडनी। ओके, शॉक एब्जॉर्बिंग है कि नहीं है? फैट अराउंड आईबॉल क्या काम आएगी? शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए। अब एक और कहानी किडनी वाली देखो, ये तो आपको शायद याद भी होगी। जब हम पेज नंबर 335 पर जाते हैं तो वहां किडनी का डायग्राम बना हुआ है। एंडोक्राइन सिस्टम में बात कर रहा हूं, एड्रेनल ग्लैंड पढ़ते हैं ना। तो एक एनसीईआरटी में एक एडिशन में तो थोड़ी गड़बड़ थी, इसके ऊपर यहां पर एड्रेनल ग्लैंड होता है ना। फैट कहां होता है? यस, यू आर राइट। इन दोनों के बीच में इस जगह पर आपको फैट मिलेगा, ये है रीनल फैट। समझ में आया आपको? यूज क्या है कि जब आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हो, तो प्रॉब्लम ये हो गई कि जब ये हटेगी तो फिर ये साथ में हट जाएगी, यदि आपने फैट यहां नहीं लगाई तो। ठीक है ना? और एड्रेनल ग्लैंड किसी इंसान का निकाल दिया आपने, तो आत्मा कन्वर्टेड इनटू परमात्मा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंडीशन क्या है कि यहां इसको सेपरेशन में आसानी रहती है, प्लस ये एड्रेनल ग्लैंड के लिए शॉक एब्जॉर्बिशन का भी काम कर रहा है, और किडनी के लिए भी कर रहा है, ताकि इस तरीके का जर्क अंदर तक नहीं अप्लाई हो सके। समझ में आया? तो इस तरीके से हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, वो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, 1 मिनट। बढ़े? कोई डाउट बेटा? कोई डिस्कशन, कोई क्वेश्चन? बढ़े आगे? चलिए,
और बात करते हैं सेकंड टाइप का, और सेकंड टाइप यहां पर है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। पहले बात कर चुके अपन इनके एग्जांपल्स की। कौन सी सेल होंगी? मल्टीलोक्यूलर सेल, ये लीजिए। एग्जाम्पल है न्यूबॉर्न चाइल्ड स्किन। ओके, इन दोनों ही काम होंगे, एनर्जी भी मिलेगी प्लस थर्मो रेगुलेशन भी काम आएगा, दोनों ही काम होते हैं यहां पर। प्लस रोडेंट्स में रैट को और श्रू को ले लेना, बस ये तीन याद रख लेना। ओके, रैट, श्रू, छछूंदर, सोरेक्स, मैंने बताया था उस टाइम पर आपको डाइवर्सिटी में मैमल्स के एग्जांपल। मैंने कहा साइज से याद करना, छोटे से बड़े तक। पहले ये तो बोला था, श्रू, छछूंदर, सोरेक्स, और मैंने एक मजाक भी की थी आपसे, किसने आज तक छछूंदर नहीं देखा? याद आया आपको? तो मैंने क्या जवाब दिया था? मिरर में देखना। याद आया कुछ? अब आ जाएगा यार। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग याद रखते हैं अपने आप को मिरर में देख के कि मैं हूं। अब ये तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। चलिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पर आते हैं। बच्चों देखिए, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें आप देखिएगा कि दो टाइप हैं यहां पर। एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा हम यहां पर लेंगे और कंपेयर में पढ़ेंगे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दो टाइप हैं, एक WFCT और एक YFCT। परफेक्ट। अब एनसीईआरटी ने क्या कर रखा, डेंस को सीधा डिवाइड करके बना दिया रेगुलर इरेगुलर, लेकिन अंदर जाके यही तो लिखा है कि कोलाजन है या इलास्टिक है। वहां जाके गलती होती है जब इसका सीधा क्वेश्चन आता है तब। तो मैं इसको पहले ले रहा हूं कि WFCT यहां है, और WFCT में हमें ध्यान रखना है कि इसके दो टाइप यहां होंगे। एक जो टाइप है उसका नाम होगा रेगुलर डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे याद रखना, डेंस रेगुलर लिख के मत छोड़ना, पूरा लिखना, तब तब आपको अपने आप याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी अपन यहां देखें, या मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में ला दूं तो आपको बोलने में परेशानी नहीं होगी। हम इसको यहां कह दें डेंस रेगुलर WFCT, और इसको बोल देते हैं डेंस इरेगुलर WFCT। कंफर्म? सेम यहां पर भी आ जाते हैं और बात करते हैं डेंस रेगुलर YFCT। यहां लिखते हैं डेंस इरेगुलर YFCT। कंफर्म हो गया डिवाइड? अपने आप याद हो गया। अब WFCT YFCT का कॉम्बिनेशन दिक्कत नहीं खड़ी करेगा। अब देखो बेटा, जो WFCT है, या इनमें अपन यहां पर एक पॉइंट डिस्कस करें छोटा सा, चूंकि इसका बेस बनाता है और ये दोनों साइड पर ही एप्लीकेबल है, इधर भी और इधर भी। तो यहां पर आपको कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे, प्लस यहां पर सेल मिलेगी फाइब्रोब्लास्ट। पक्का? तो ये अरेंजमेंट है ना, रेगुलर इरेगुलर इन दोनों का है, कोलेजन का और फाइब्रोब्लास्ट का। मुझे बताओ, क्या यहां पर इलास्टिक पॉसिबल है? क्या यहां इलास्टिक फाइबर पॉसिबल? ये तो क्वेश्चन है। नहीं है। पक्का? यहां आते हैं और इनका बेस अपन देखें तो यहां पर इलास्टिक फाइबर्स हैं प्लस फाइब्रोब्लास्ट हैं। मुझे बताओ, यहां पर कोलेजन पॉसिबल है? थोड़े बहुत नंबर में। यानी यहां ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम तो इलास्टिक है, प्लस यहां पर थोड़े बहुत कोलेजन हैं, क्योंकि 100% इलास्टिसिटी वाला ऑर्गन पॉसिबल नहीं है। पक्का है ना? तो वहां कोलेजन मिक्स करना है, यहां पर इलास्टिक मिक्स नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अब जो डेंस रेगुलर है उसका डायग्राम एनसीईआरटी ने बना रखा है, और थोड़ा सा हम एक सिस्टमेटिक तरीके से बना लें। उधर बनाने की जरूरत नहीं, सेम अपन डायग्राम कॉपी कर सकते हैं चाहें तो, बट जरूरत नहीं है। और बीच में देखो, यहां रेगुलर का मतलब है अल्टरनेट तरीके से
कोलाजन फाइबर होंगे, फिर उसके बाद सेल प्रेजेंट हो। ठीक है, मैंने बिल्कुल सिक्वेंशियल बना दिया है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया एनसीईआरटी में, बट उसमें भी लग रहा है कि हाँ अल्टरनेट ऑर्डर है, दिक्कत नहीं है। और यहां पर अपन देखें तो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है वो फाइबर का और सेल का आपको देखने को मिलेगा। कहीं पर सेल किधर है, कहीं पर किधर है, तो कहीं पर भी उसके अंदर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इससे तो कहेंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट, अल्टरनेट। और ये हो गया क्रिस क्रॉस, आड़ा तिरछा। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट और क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, तो अल्टरनेट हुआ तो डेंस रेगुलर, और क्रिस क्रॉस हुआ तो डेंस इररेगुलर। परफेक्ट बेटा। अब अल्टरनेट को एक नाम देते हैं कॉर्ड, और क्रिस क्रॉस को एक नाम देते हैं शीथ। बस इसी से हो जाएंगे एग्जाम्पल याद, राइट। एग्जाम्पल याद करने की दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि पता लग गया कॉर्ड मतलब सिंगल यूनिट और शीथ मतलब मल्टीपल लेयर, राइट। देखो यहां एग्जाम्पल है टेंडन, यस, और टेंडन जानते ही हो बोन टू मसल कनेक्शन दे। स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है टेंडेनोकैल्केनियस, टेंडेनोकैल्केनियस। कैल्केनियम एक बोन है जो आपके पैर में होती है, जिसे आप नाम देते हैं टार्सल। क्या देते हैं? टार्सल या मेटाटार्सल। जैसे कि यहां है कार्पल, तो यहां क्या है आगे? मेटाकार्पल। मुझे बताओ कार्पल के नंबर कितने हैं और टार्सल के नंबर कितने हैं? तुम बताओगे? यस, यही सबसे पहले बोला तो सबसे पहले यही सही आंसर देगा। नहीं, यहां कार्पल कितनी है कलाई में? मैं इशारा भी कर रहा हूं, देखो समझ नहीं आ रही इसको। कार्पल्स कितनी है? अच्छा, इस हाथ में कितनी बोन है टोटल? 30। अब काउंट कर, 1 3 8, कितनी हुई? 11, कितनी हुई? 5, कितनी हुई? 14। आ गया आपका 16 + 14। तो फिर आपने 4 3 2 8 होती है भाई। और ये कलाई ऐसे मान लो कि यहां पर आपके एक लाइन खींची होगी, देखना हो रही है ना। इसके ऊपर 4 हैं और 4 इसके नीचे है, इस तरीके से। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये 4 के ऊपर 4 स्लाइड करती है, सो दिस इज द ग्लाइडिंग जॉइंट। अरे यस और नो, इसलिए इसको ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं हम लोग। ये इस वाली के ऊपर अंगूठा, इसके मेटाटार्सल, सो दिस इज कॉल्ड सैडल जॉइंट। क्या कहते हैं इसे? पक्का है ना? ध्यान रखना इन बातों को। परफेक्ट। बैठो, तुम बताओ टार्सल कितनी? 7। ये डिफरेंस याद रखना है, यही बच्चा गड़बड़ करता है। बैठिए बेटा। ऑप्शन में टार्सल पूछे, क्वेश्चन में चाहे आपसे कार्पल पूछे, वो नंबर तो 8 7 डालेगा ही डालेगा। कंफर्म बेटा? वेरी नाइस। तो अपने को पता लगा टेंडेनोकैल्केनियस, तो कैल्केनियम एक टार्सल है, वहां कनेक्टेड जो टेंडन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और फुटबॉलर मेसी और रोनाल्डो का नाम किसने नहीं सुना? इनके जो फ्रंट किक्स होते हैं ना, उसमें सबसे पावरफुल वर्किंग करता है टेंडेनोकैल्केनियस। कहते हैं कि इनके सामने कोई आ गया ना विद इन 10 मीटर, तो थोबड़ा तोड़ देंगे। इसलिए बहुत डिफेंसिव खेलते हैं लोग इनके फ्रंट किक के सामने, और इसीलिए तो वो मशहूर हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। सेम देखो, ये डायग्राम जो है, इसको सपोज मैं यहां कहूं एक्स और इसको कहूं मैं वाई, तो यहां सेम चलेगा एक्स। एग्जाम्पल आया यहां पर लिगामेंट, और लिगामेंट जो है वो तो बबली है, बोन टू बोन लिगामेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है इलियोफीमोरल लिगामेंट। कौन सा? इलियोफीमोरल लिगामेंट। आपने हिपबोन में, हिपबोन में कौन सी ग्रिडल है? पेल्विक। उसमें बेसिकली तो 3 बोन का जॉइन होता है, इलियम स्टिम प्यूबिस। तो वो जो इलियम है वो और हमारी ये फीमर, इसके बीच में एक लिगामेंट है। समझ में आया? उसे कहते हैं इलियोफीमोरल लिगामेंट। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां आता है? जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हिप रीजन पर यहां आएगा। परफेक्ट। और
आपने नाम सुना है सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी का, उसेन बोल्ट। अब वो तो वैसे ही राक्षस है, उसे कौन जीत सकता है? तो लंबाई बहुत ज्यादा है, तो वो एक कदम रखता है, तब तक हम 3 रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस भाई से तो वैसे ही जीतना नहीं होता। ओके, उसमें बहुत अच्छी वर्किंग देखने को मिली है इलियोफिमोरल की, वहां से आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। प्लस उसने एक खास बात और कर रखी है, वो एक अजूबा है अपने आप में। अजूबा इन द सेंस कि वो फास्ट रनर भी है और मैराथन रेसर भी है। वो ना मैराथन जीतने देता किसी को, और ना फास्ट रनिंग जीतने देता जल्दी से किसी को। रीजन क्या है? जनरली ऐसा सब में नहीं होता, जितने भी ये जो एथलेटिक्स होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पैर है ना उसमें लेग मसल सब में अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज डिफरेंट हो जाती है। रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर, यू नो अबाउट दैट। तो उसने तो एक्सरसाइज इस तरीके से कर रखी है कि उसके दोनों ही फाइबर जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं। क्योंकि जो मैराथन रेसर है वो टुक 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 चल देगा धीरे 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 धीरे, तो उसे लंबे टाइम तक उसे एनर्जी चाहिए, तो रेड मसल फाइबर। लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी कौन देता है? रेड मसल फाइबर, क्योंकि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कम। ये 2 पॉइंट याद रखना, ठीक है। और जो तेज दौड़ते हैं उन्हें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो वहां काम करेगा व्हाइट मसल फाइबर, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम है, तो जितनी एनर्जी वो इंस्टेंट रिलीज हो जाती है, उसे तेज दौड़ने में हेल्प मिलती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं स्टूडेंट लाइफ में आपको दूं, आपकी बॉडी का दूं, तो एक तो आपकी बैकबोन है, यहां की मसल्स, और एक आपकी आईलिड की मसल्स। दोनों में से थकता कौन है जल्दी? आईलिड मसल्स। हम बैठे बैठे 10 घंटे पढ़े तो ये 5 घंटे में जवाब दे जाएंगी, लेकिन बैकबोन फिर भी तैयार रहेगी कि यस आई कैन डू इट, मैं पढ़ सकता हूं और देर तक। तो यहां होते हैं रेड मसल फाइबर डेवलप, और यहां डेवलप होते हैं कौन से? व्हाइट मसल फाइबर, इसलिए जल्दी थक जाती है आईलिड। चिड़िया के विंग्स और ईगल के विंग्स देखो आप, ईगल बहुत देर तक ऊपर उड़ता ही रहेगा, क्योंकि उसके फाइबर्स जो फ्लाइट मसल्स हैं उनमें रेड मसल फाइबर डेवलप होते हैं। और चिड़िया की छोटी छोटी उड़ान उड़ ही नहीं सकती ज्यादा, क्योंकि थक जाती है बेचारी, तो उसमें कौन से मसल फाइबर? व्हाइट मसल फाइबर। आप जितनी बायोलॉजी को सर्च मारोगे ना, उतना इंटरेस्ट आएगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहां वाई एग्जाम्पल है और यहां बनेगी अगेन शीथ। देखो बेटा, यहां के जो शीथ के एग्जाम्पल हैं मैं नीचे लिख देता हूं। तो वॉल ऑफ एल्वियोलाई, वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फ कैपिलरी, जो लिख रहा हूं उसी को जल्दी से याद रख लेना बस। ब्लड और लिम्फ कैपिलरी और ट्रू वोकल कॉर्ड, यू नो अबाउट दैट। साउंड किससे प्रोड्यूस होती है? अरे वोकल कॉर्ड से होती है, तो ये तो कह रहा हूं मैं। कौन बोला? 2 पेयर है ना आपके पास, ट्रू एंड फॉल्स। तो साउंड कौन बनाता है और फ्रीक्वेंसी कौन बढ़ाता है? फॉल्स, क्योंकि वो स्लिट लाइक होता है। जैसे अपन किसी होलो पाइप में बोले, जैसे कि ये मेरे लिए फॉल्स वोकल कॉर्ड है, तो फॉल्स वोकल कॉर्ड एक दरार जैसा होता है, स्लिट लाइक, उसमें से आवाज निकलती है तो गूंजती है। तो वही वाली बात तो यहाँ पे ट्रू और वोकल की आती है, सॉरी फॉल्स की आती है। ओके, इधर की शीट पर आए, लिख तो पहले ये। बड़े देखो, शीत यानी कवरिंग। यहां पर शीत का मतलब याद रखना, कवरिंग, बस इससे सब याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो, काफी सारी कवरिंग आपको पता है। पेरिकॉन्ड्रियम, यू नो दैट। पेरिओस्टियम देखेंगे, पेरिकॉन्ड्रियम, सॉरी पेरिकार्डियम, ये भी अपन देख ले चुके हैं, पहले बना चुके हैं। ड्यूरामेटर, यू नो। ग्लिसन्स कैप्सूल जानते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल लिख लो पहले ही। पेरिकॉन्ड्रियम द कार्टिलेज कवरिंग, पेरिओस्टियम बोन कवरिंग, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम में कहा? एपिथेलियम पढ़ी थी आपने,
पर याद करो सबसे बाहर की जो लेयर बनाई थी मैंने पेराइटल, उसमें 2 लेयर बनाई थी। जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसकी तरफ तो एपिथेलियम, बाहर कनेक्टिव टिश्यू लिखा था ना मैंने लास्ट में, याद करो वो कनेक्टिव टिश्यू यही है। समझ में आ गया आपको? वो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। देन ड्यूरामेटर आप जानते ही हो, मेनिंग्स, ग्लिसन्स कैप्सूल, लिवर, रीनल कैप्सूल वो भी आप जानते ही हैं। कॉर्निया कौन नहीं जानता? यस, ट्यूनिका, एल्बुजिनिया, बहुत है इतनी, कुछ नहीं आ रहा और। ठीक है, ये तो कवरिंग से याद रख लेना, अपने आप याद आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। टारगेट ओरिएंटेड तो इतना खतरनाक रहो आप, तो क्वेश्चन देखते हैं आंसर आना चाहिए। और उसका सबसे तगड़ा जुगाड़ है एनसीईआरटी। मैं आप फिर कह रहा हूं आपसे, होशियार मत समझना अपने आप को बेटा। अच्छा पढ़ते हो दैट्स वेरी गुड, बट हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा डेप्थ में चले गए या सोचा कि सब कर लूंगा मैं, तो चूक होने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले अपने मन को ये पूछना आप कि मुझे एनसीईआरटी कितना याद है, कि मैं कोई भी पेज खोलूं और मैं उसको पढ़ने लगूं तो मुझे समझ में आए, और अपने दोस्त को वो पेज में दे दूं और वो कहीं से भी लाइन पूछे तो मुझे बोलना आए। ये आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। तो 360 नंबर कहीं नहीं गए भाई साहब। ठीक है, पिछले टेस्ट में 360 नंबर किसके आए? पूरे आए बेटा, कंप्लीट है, वेरी गुड। उससे पहले वाले में 350 है ना। मेरा कहने का मतलब देखो फ्लक्चुएशन आ रहा है ना 2 क्वेश्चन का, तो 350 पहुंच गए। अब इसको जरा आप सोच के देखो 720 के हिसाब से, है ना। तो 720 के हिसाब से अपन सोचते हैं तो कितने पे पहुंच गए? 710 पर। और मान लो भगवान ना करे कि एक गलती फिजिक्स केमिस्ट्री में हो गई तो कितने पे आए? 705 पर। तो आप इतने अच्छे बच्चे हैं ना कि आपको ये सब चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी पूरी करो, और बायो में तो क्वेश्चन गलत मत करना भाई, और होंगे भी नहीं, नो डाउट। यदि आपने फ्रिक्वेंटली एनसीईआरटी पढ़ी, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। प्लस आप बहुत अच्छा पढ़ ही रहे हैं, दिक्कत नहीं है आपको, मॉड्यूल आप रीड कर ही रहे हैं। और अब वो वाली बात मैंने शायद बताई थी आपको, पहले थर्ड एक्सरसाइज फिर सेकंड, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना, रिवीजन में भी चाहे कैसे भी, तो थर्ड में और सेकंड में कोई गलती बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपको लग जाए कि यार एक गलती हो गई, ये सोच लेना तो पूरा चैप्टर जो है ना उसको एक बार दोबारा रिवाइज करूंगा, क्योंकि मान लो किसी भी पॉइंट पे हुई तो वो पैराग्राफ तो अच्छे से पढ़ना ही है, बट हो सकता है कि अगली बार दोबारा करूं तो हो सकता है कुछ और गलती ना हो, इसलिए उसकी पूरी रीडिंग लगा लेना एनसीईआरटी की एक बार, है ना बेटा, ये ध्यान रखना आप। तो चलिए जी, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरियोस्टियम, पेरिकार्डियम, ड्यूरामेटर, ग्लीसन। अब जैसे मेरा बेटा है वो आईआईटी में पढ़ रहा है 12th में, अब दिक्कत आती है आईआईटी वाले को केमिस्ट्री में। मैथ्स बहुत अच्छी तो फिजिक्स अपने आप अच्छी, सही बात है ना। अब केमिस्ट्री में तो वो जो है ना वो भगवान भरोसे ही है। तो मैं मेहनत करता हूं उसके साथ बैठकर कि बेटा मेरी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, तू टेंशन मत ले, चिंता मत कर तू। तो मैंने सारे ऑक्सीडेशन के कैटलिस्ट एक जगह ले लिए। तुम्हारे क्या साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं आते हुए, उनके साइक्लिक कंपाउंड्स पे काम होता है ज्यादातर। ठीक है ना, नेम रिएक्शंस बहुत सारी आती हैं उनके। ठीक है, और उनके कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं मिड स्टेजेस पर, मैकेनिज्म के ऊपर। तो मैंने उससे कहा कि मैं तू चिंता मत कर, तेरे को मैं तरीका बताता हूँ, काम तू कर लेगा, मुझे मालूम है। तो मैंने उसे रिडक्शन के सारे कैटलिस्ट एक जगह लाके दे दिए। किया कुछ नहीं है, बस उनको मैंने सेपरेट किया लैपटॉप पर और कट कॉपी पेस्ट करके सबको एक सीक्वेंस में जमा दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने ऑक्सीडेशन के सारे एक साथ जमा दिए, नेम रिएक्शन मैंने सारी एक साथ जमा दी। बस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए आपको, कि आपको बस एक वैरायटी मिल गई कि आप फोड़ दूंगा। मैं क्लियर बता रहा हूं, मुझे इतना अच्छा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि बच्चा तो है ही। तो मैंने उसके एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं उनके, लगभग टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं उनके, 18 मेंस में। ठीक है, समय होता 3 घंटे का, राइट। और वो क्वेश्चन की अपनी एक वैल्यू होती है, उसमें 2 करेक्ट हैं तो मार्क्स कुछ और जुड़ेंगे, 3 करेक्ट है, मोर देन 1 करेक्ट आते हैं उनमें, तो उनमें वहां बड़ी गड़बड़ होती है और जोरदार एग्जाम होता है। मुझे फील हुआ कि वास्तव में यार एग्जाम हो तो ऐसा होना चाहिए। तो आप देखिए उसमें कि उसके ऑर्गेनिक में 8 क्वेश्चन आए तो उसके 2 या 3 ही सही होते। और जैसे ही मैंने उसको सेपरेशन किया ना, एक रेशियो जो है वो 8 में से पहुंच गया 6 और 7 पर। पढ़ना तो उसी को था ना,
बस एक डायरेक्शन, जैसे अपन ने कहा कि भाई ये पहले पहले पढ़ो या टेबल बना के पढ़ो, तो टेबल बनाने से पता लगता है कि यार लिखा कुछ भी नहीं याद है तो पता है, इशारे से समझ जाएंगे, यहां लिखा था यार, याद है मुझको पहले वाले कॉलम में लिखा था। सो दिस वन इज द स्मार्टनेस। अब आपको नहीं आती क्यों बेटा? क्योंकि आप लोग तो पहली बार सिलेबस पढ़ रहे हो ना, आपको तो कंसाइज करना तो बाद में पता लगेगा जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, जब यार ये तो ऐसे भी कर सकते थे। तो इसलिए ध्यान दो कि जहां भी डिफिकल्टी आए ना, वहां अपने टीचर से मिलो आप, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री, कि सर मुझे तो ये बता दो कि इस चैप्टर को मुझे 10 मिनट में याद करके पटकना हो तो कैसे पटकूं? आप केवल इशारा करो, काम में कर लूंगा। तो ऐसे हमेशा काम करने चाहिए आपको। समझ में आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट है? बहुत है, इतना ज्यादा नहीं लेना। आगे बढ़ो। पहला हो गया लूज, दूसरा हो गया डेंस। देन इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। नंबर 3 है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्रॉस लगा रहा हूं पहले ही, यहां तक ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, सिर्फ यहां ढंग से याद रख लेंगे, आराम से याद होगा। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में मैक्सिमम होता है एक सेल, जो आपको नहीं पढ़ाया है मैंने, और ना मॉड्यूल में ना एनसीईआरटी में है, रेटिकुलर सेल। और मैक्सिमम होते हैं रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर सेल एंड रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है? रेटिकुलर सेल 7th नंबर का सेल होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जो अपने 6 सेल बना के खत्म कर दिया था, याद करो। 7th होता है, ये भी अनडिफरेंशिएटेड होता है, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट अनडिफरेंशिएटेड था, ये भी पूरा कन्वर्ट होने की पावर रखता है। सेल का कुछ शेप अपन देखें तो कुछ इस तरीके से आपको इसका शेप जो है वो बनता हुआ नजर आएगा, यहां न्यूक्लियस होगा, बट बनाना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है? अब उसके बाद ये जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसे नाम देते हैं लिम्फॉइड टिश्यू। ध्यान रखना, इसका जो मैट्रिक्स है उसे कहते हैं लिम्फ, एंड दिस इज प्रेजेंट इन लिम्फॉइड ऑर्गन। ये लो साहब, एक साथ ही याद कर लो, रेटिकुलर का मतलब ही लिम्फ याद कर लेना बेटा, बात खत्म हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? बट क्वेश्चन क्या आएगा देखो, मैं कहूं आपसे विच वन इज द सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द एपिथेलियम, विच वन इज द प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गन्स, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखो मैंने बदला है क्वेश्चन को, ध्यान रखना। विच वन इज द सपोर्टिव फ्रेमवर्क, तो रेटिकुलर। क्वेश्चन चेंज, सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम, प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गन व्हाइट फाइब्रस, और सपोर्टिव पूछा जाए सॉफ्ट के लिए तो ध्यान रखना यहां आएगा आंसर। दिस इज सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ, अरे ये तो प्रोटेक्शन में काम आएगा ना, तो यहां आप चाहो तो लिख दो ना, यहां पर यहां लिख दीजिए, प्रोटेक्शन लिख देना, यहां बात खत्म हो गई। सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स, सॉफ्ट ऑर्गन्स, जैसे बहुत कोई सॉफ्ट ऑर्गन है, स्प्लीन को ले लो। स्प्लीन के अंदर आपने क्या किया है, रेटिकुलर फाइबर्स का नेटवर्क अंदर लगा रखा है, ताकि वो उसे अंदर से एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और वो अपना शेप मेंटेन रख सके। समझ गए? तो एग्जाम्पल जो आता है वो आता है बेटा स्प्लीन, लिम्फ नोड, यू नो अबाउट दैट। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? द एंडिंग ऑफ ब्लड लिम्फ कैपिलरी। कहां मिलते हैं? टॉन्सिल, और एक याद होगा पेयर्स पैचेस, बस आप तो सीधा याद रखना। और फिर एक और याद रखना, एंडोस्टियम, एंडोस्टियम, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, स्प्लीन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अभी आपने यहां लिखा था बोन मैरो कैविटी, ये लिखा था ना, यहां लिखा था। बोन मैरो कैविटी को कवर कौन करता है? रेटिकुलर। जैसे मैं कहूं कि ये कैविटी है मान लो, तो ये तो हो गई बोन मैरो कैविटी, बीएमसी। तो ये जो कवरिंग है ये कौन है? ये एंडोस्टियम है। कवरिंग कौन है? एंडोस्टियम है। परफेक्ट है ना? तो एंडोस्टियम के सामने लिख लो कवरिंग ऑफ बोन मैरो कैविटी। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये बोन से कनेक्ट होता है, और जिस साल एम्स बंद हुआ था उसे जस्ट 1 साल पहले बोन का टीएस दिया था, बोन का टीएस देके उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था एम्स के अंदर। ठीक है? बट अब कोई दिक्कत है नहीं, अच्छा टाइम है आपका, टाइम अच्छा चल रहा है। यस बेटा, ये अपने को ध्यान में रखना है। नाउ द लास्ट, नंबर 4, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू मॉडिफाइड एरियोलरी होता है, ध्यान रखना।
और इसमें जो मैट्रिक्स है वो एक जेली जैसा है, नाम है आपने सुना है लेकिन कहीं और, वाटन्स जेली आपने सुना, वाटन्स डक्ट स्लाइवरी ग्लैंड में, याद आ गया बेटा? तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये जेली है वाटन्स जेली, प्लस बेटा ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, दिस वन इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक टिश्यू, केवल एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बनेगा, और इसलिए एग्जाम्पल है अम्बेलिकल कॉर्ड, यू नो दैट, देन विट्रस ह्यूमर, जानते हैं? वेरी गुड। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, दो एग्जांपल हैं और एम्ब्रियो कंडीशन बनते हैं, ये बात अपने को पता है। तो ये कहानी है बच्चों इस टिश्यू की जो अपने को याद रखना है सॉफ्ट ऑर्गन्स, हाँ ठीक है ना। इधर अपन ने लिखा प्रोटेक्टिव और इधर आएगा क्या, सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। अब देखो ये तो मैंने बना के आपको बताया क्योंकि ऐसा घूम जाए तो यहां ध्यान रख लेना है ना, यहां सॉरी, बट ज्यादा बात इसी की और इसकी होती है। और बताऊं, जब भी घुमाएगा आपको टीचर इससे घुमाएगा, हो सकता है मेजर तक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो ये कहानी है बेटा इस पूरे चार्ट की, जो आपको चार्ट जाना है अच्छे से, ठीक है। अब देखो बड़ा इजी है याद करना, टीएसईपी, टीएसईपी, व्हाइट फैट, ब्राउन फैट, उसमें भी इंपॉर्टेंट है ब्राउन फैट ज्यादा, परफेक्ट। इधर हमें मालूम है कॉर्ड में आएगा टेंडन, उधर कॉर्ड में आएगा लिगामेंट, इधर आ जाएंगी सारी कवरिंग, और उधर हमें एल्वियोलाई, ब्लड कैपिलरी और ट्रू वोकल कॉर्ड लेना है। वहां तो लिम्फॉइड से रिलेटेड बात करनी है, और वहां दो याद रखने, अम्बिलिकल कॉर्ड और विट्रस ह्यूमर, ठीक है। बड़े अच्छे से सरफेस से याद रख लेना, कोई इसमें डीप में नहीं जाना है, बट जो दिया है उसको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। तो बहुत है आज इतना ही, क्लियर? जल्दी छोड़ रहा हूं आपको, ठीक है, 10-5 मिनट, कभी कभी तो आना चाहिए ऐसा भी दिन। और वैसे देखो मेरे को तो आप जानते ही हो कि मैं 1 मिनट ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि बहुत पढ़ा देता हूं, सीधी सी बात ये। लेकिन अभी अपन 15 मिनट रुकेंगे तो कार्टिलेज खत्म कर दूंगा मैं पूरी, है ना। वो अगले टर्न पर बोन कार्टिलेज एक साथ ले लेंगे, ताकि वो एक पूरे लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी अपनी आसानी से, ठीक है बेटा। ये अपने को ध्यान में रखना है। हाँ, एंडोस्टियम इज द कवरिंग ऑफ द बोन मैरो कैविटी, बोन मैरो कैविटी क्या कहेंगे, एंडोस्टियम। अम्बिलिकल कॉर्ड और यूट्रस, विट्रस ह्यूमर के साथ एक और पढ़ोगे आप, कॉम्ब ऑफ फाउल, मुर्गे की किलंगी, मुर्गे के ऊपर एक किलंगी होती है, वो भी एम्ब्रियोनिक टिश्यू होता है, म्यूकॉइड। बट बहुत है इतना ही, ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं अपन, जानवरों को क्यों परेशान करें, ठीक है बेटा। जय श्री कृष्ण।